तो मेरे बेटा आज हम शीट नंबर 1 की थ्योरी कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास छोटी वाली बड़ी क्लास होगी। बच्चे परेशान, ये छोटी वाली बड़ी क्लास कैसे होती है? देख, लाइव क्लास के अंदर जितनी भी देर लगेगी मैं आपको एडी करंट्स के बारे में A to Z सब कुछ बताऊंगा। फिर चाहे वो कितनी भी देर में हो, उसके खत्म होते ही आज की लाइव क्लास तो खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके तुरंत बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो बना रखा है उसमें भेजूंगा मैं एक वीडियो। वो वीडियो लगभग 55 मिनट की है। वो आज आपको हर हाल में देखनी है। कल न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे और जो भी वीडियो में डाउट आए वो तुरंत मुझे व्हाट्सएप पर चलते करो, चाहे रात को 11 बजे करो, मैं जवाब दूंगा उसका। तो कल हम शीट नंबर 1 के न्यूमेरिकल शुरू करने जा रहे हैं। आज शीट नंबर 1 का लास्ट डे है, यानी लाइव क्लास तो छोटी है। अब कितनी देर की वो डिपेंड करेगा टॉपिक पर, लेकिन लाइव के बाद वीडियो से भी पढ़ाई करनी है। मेरे बेटा यही तो मजा है ऑनलाइन का। डबल डबल पढ़ो, ट्रिपल ट्रिपल पढ़ो। एक बार एक बच्चे ने ज्वाइन करा मेरे पास बीच में, वैसे ही बता रहा हूं। तो वो कह रहा है सर मेरा छूटा हुआ सिलेबस कितने दिन में हो जाएगा? मैंने कहा तेरे पे डिपेंड करता है बेटा। मैं तुम्हारे को रोज वीडियो भेजता रहूंगा। तुम कहोगे एक भेजो एक, दो कहोगे दो, तीन कहोगे तीन। छूटे हुए सिलेबस रिकॉर्डिंग तो सारी है ही है। आप जितने कर सकते हो और उसके डाउट पूछते रहो। डाउट मैं सारे बताऊंगा, ये मेरे पे भरोसा रखना। 30 साल की इज्जत 30 मिनट में नहीं बिगाड़ सकता। 30 साल लगे हैं पढ़ाते हुए यहां तक पहुंचने में। तो खैर वो बच्चा भी बहुत ही इंटेलिजेंट था। उसने 10 दिन के अंदर पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, न्यूमेरिकल, थ्योरी सब कंप्लीट कर डाले और अब वो काफी आगे पहुंच चुका है। तो आप पे डिपेंड करता है। अब शुरू करते हैं बेटा। एडी करंट क्या है? एडी करंट सेल्फ इंडक्शन से मिलता जुलता मामला है। आप लोगों ने पढ़ा था, इसका दूसरा नाम होता है बेटा फोकॉल्ट करंट। एडी करंट का दूसरा नाम क्या है बेटा? फोकॉल्ट करंट। तो मेरे बेटा आपने पढ़ा था पहले वीडियो में कि जब किसी कॉइल के पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, चाहे वो मैग्नेट के पास आने से हो या मैग्नेट के दूर जाने से हो या किसी भी कारण से हो, तो इसमें करंट पैदा हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स घूमने लगते हैं। ठीक है बेटा? तो यदि नॉर्थ पोल पास आएगा तो ये भी नॉर्थ पोल बनेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज करंट पैदा होगी। कुल मिलाकर के करंट इसमें डेवलप होती है। डायरेक्शन जरूरी नहीं यही बने, वो तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि नॉर्थ पोल पास आ रहा है या साउथ पास आ रहा है, या नॉर्थ दूर जा रहा है या साउथ दूर जा रहा है। तो मैंने कोई भी एक डायरेक्शन दिखा दी। तब क्या होगा? यदि मेरे पास सॉलिड मेटल का ब्लॉक हो, एक सॉलिड मेटल का पीस हो, यहीं से शुरू होता है ट्विस्ट। यदि आप मैग्नेट को इसके पास लाएंगे या दूर ले जाएंगे, कहने का मतलब फ्लक्स चेंज करेंगे, तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स नहीं घूमेंगे। भैया कॉइल के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स तो घूमने लगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ है वैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ है। यदि मैग्नेट के पास आने से इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स घूमने लगते हैं, तो फिर मैग्नेट के पास आने से इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं घूमेंगे? बिल्कुल घूमेंगे। जब मैग्नेट पास आती है तो कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट पैदा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन घूमने लगते हैं। उन पर एक फोर्स लगता है जो उनको मूव कराता है। तो भैया जैसे इलेक्ट्रॉन यहां वैसे यहां, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो बिहेवियर ये देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में वही बिहेवियर ये करेंगे। मतलब क्या है? यदि नॉर्थ पोल पास लाओगे तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स भी घूमने लगेंगे। और रूल भी सेम फॉलो करते हैं। नॉर्थ के पास आने से इस सिरे पर नॉर्थ पोल बनता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज करंट पैदा होती है। ध्यान से सुनना, जहां समझ में ना आए वहीं पे रोक करके मेरे से पूछ लेना। नॉर्थ के पास आने से ये नॉर्थ पोल बनेगा, पास वाला किनारा, और यदि वो नॉर्थ पोल बनेगा तो एंटी क्लॉकवाइज करंट बनेगी। एंटी क्लॉकवाइज करंट बनने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज घूमेंगे। अब यदि
इसके इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेंगे। बस इसे कहते हैं इंड्यूस करंट, इसे कहते हैं एडी करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मोशन से एडी करंट जो करंट बनती है उसे हमने नाम रख रखा है। बस दोनों में एक अंतर है। कॉइल के अंदर क्या अंतर है जरा देखिए। मान लो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा, यहां से घूमेगा, तो फिर वो वापस अपनी जगह पर नहीं पहुंच सकता, दूसरे लूप में घुस जाएगा, फिर क्लॉकवाइज घूमेगा, फिर दूसरे लूप में घुस जाएगा, फिर क्लॉकवाइज घूमेगा। सर्किट तो खैर पूरा होना ही चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह नहीं आते, घूमते हैं घूमते हैं घूमते हैं और फिर यहां से सारा चक्कर लगा के वापस आते हैं। इंड्यूस करंट में तो ऐसा होता है, लेकिन एडी करंट में इलेक्ट्रॉन्स जहां से चलते हैं रोटेट करके वहीं आ जाते हैं। यहां तो उन्हें मजबूरी में दिक्कत क्या है, कॉइल के अंदर इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन चाहता है कि घूम के वापस अपनी जगह पर आ जाए, लेकिन कॉइल में आ ही नहीं सकता। यदि इलेक्ट्रॉन यहां से घूमना शुरू किया है तो उसे मजबूरी में दूसरे टर्न में ही घुसना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम के वापस अपनी जगह आ जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन घूम के अपनी ही जगह आ जाता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन घूम के अपनी ही जगह आ जाता है। घूम सारे रहे लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे। जैसे कॉइल में इंड्यूस करंट के केस में तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहां पर वो रोटेट करके अपनी जगह वापस आ जाते हैं। हर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां से घूम के आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से घूम के आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से घूम के आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से घूम के आ जाएगा। तो मैग्नेट के पास आने से अंदर इलेक्ट्रॉन्स में भंवर सा आ जाता है। यदि तुम इलेक्ट्रॉन्स को देख सकते तो पता है अंदर का मोशन कैसा होता है सॉलिड मेटल के अंदर का। मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर के चल रहा हूं, मैं इलेक्ट्रॉन को छू सकता, जैसे पानी से भरी बाल्टी में हाथ डाल के पानी हाथ घुमा दो तो पानी घूमने लगता है, सारे के सारे मॉलिक्यूल घूमने लगते हैं, लेकिन घूम घूम के अपनी जगह पर वापस आते रहते हैं। यदि मैं सॉलिड मेटल के अंदर हाथ डाल के इलेक्ट्रॉन्स को घुमा सकता, है ना हाइपोथेटिकल सिचुएशन, बिल्कुल फेंकी हुई रजनीकांत की पिक्चरों की तरह। मान लो मैं सॉलिड मेटल में हाथ डाल के इलेक्ट्रॉन्स को घुमा सकता, तो सारे इलेक्ट्रॉन घूमने लगते, लेकिन घूम के अपनी जगह वापस, घूम के अपनी जगह वापस, सारे इलेक्ट्रॉन घूम के अपनी जगह वापस अपने अपने पास में घूम रहे हैं, आगे कोई नहीं बढ़ रहा। यही एडी करंट है। एडी करंट्स कैसी बनती है, कैसी दिखती है, वो तो आप समझ गए होंगे। तो इंड्यूस्ड करंट होती है कॉइल के अंदर, एडी करंट होती है सॉलिड मेटल पीस के अंदर। बाकी प्रॉपर्टी दोनों की एक सी है। इंड्यूस करंट लेंज रूल को फॉलो करती है, यानी जिसके कारण से वो पैदा हुई वो उसका अपोज करती है। नॉर्थ के पास आने से पैदा हुई तो नॉर्थ को पास नहीं आने देंगी, खुद नॉर्थ बन के उसे रोक देंगी। साउथ के पास आने से यदि इंड्यूस करंट पैदा हुई तो साउथ को पास नहीं आने देंगी, पास आने से रोक देंगी। यही तो लेंज रूल है। तो एडी करंट में भी यही होता है। यदि नॉर्थ ये लेंज रूल को फॉलो करती हैं, जो भी कारण होता है फ्लक्स चेंज होने का, ये उस कारण का विरोध करती है, उस कारण का अपोज करती है, लेंज रूल को ओबे करती है। एडी करंट्स ओबे लेंज रूल, एडी करंट्स ओबे फैराडेज लॉ, सारे रूल फॉलो करती हैं। सिर्फ अंतर क्या है कि इलेक्ट्रॉन इसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ते। इसके अलावा बेटा इंड्यूस करंट को नापा जा सकता है, एडी करंट्स को नहीं। आप कोई भी दुनिया का गैल्वेनोमीटर या एमीटर ले आओ, आप इन करंट्स को नहीं नाप पाओगे। कैसे? मान लो बेटा मैंने यहां पर एक एमीटर लगा दिया और यहां भी एक एमीटर लगा दिया। अब जरा सोचो, जब इसमें करंट पैदा होंगी तो करंट आगे बढ़ते बढ़ते एक लूप से दूसरे में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से लास्ट में उतर करके एमीटर में से होके जाएंगे। और जब सारे इलेक्ट्रॉन एमीटर में से होके जाएंगे तो एमीटर में से करंट पास होगी, और यदि एमीटर में से करंट पास होगी तो एमीटर उसे मेजर कर लेगा।
लेकिन यहां बताओ, ये एमीटर लगा दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन यहां से घूम के यहीं आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से घूम के यहीं आ गया, कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा। जब कोई आगे नहीं बढ़ रहा तो वो वायर में से नीचे कैसे उतरेगा भाई? और जब वो वायर में से नीचे नहीं उतरेगा तो एमीटर में से क्यों जाएगा? और जब एमीटर में से नहीं जाएगा तो हमें वो दिखाई नहीं देने का, हमें तो ऐसा लगेगा जैसे सर्किट में जीरो करंट है, जबकि सर्किट में काफी भयंकर करंट है। यही एडी करंट की पहचान है। एडी करंट सब कुछ फॉलो करती हैं, चाहे फैराडेज लॉज हो या लेंज रूल हो, लेकिन नो वन कैन मेजर एडी करंट। एडी करंट के ऊपर 3 नंबर का तो नोट जाने कितनी बार आ चुके हैं एग्जाम में, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है, सीधे नोट लिखने को आता है। इसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बेटा इलेक्ट्रिक ट्रेनों में ब्रेकिंग सिस्टम किस पर बेस्ड है, या आपके घर में इंडक्शन पे खाना बनता है तो वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो इसकी नॉलेज थ्योरेटिकल नॉलेज है, कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, थ्योरी पता होनी चाहिए। तो इसलिए आज का लेक्चर बेसिकली थ्योरी का लेक्चर है, कोई मैथमेटिकल पार्ट नहीं। वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, रुक जाओ। बस 1 सेकेंड, जरा इन्हें वेटिंग रूम से ले लूं। मेरे बेटा अभी अभी एक बच्चे ने ज्वाइन किया है, जरा अपनी आइडेंटिटी बताइए, जिसे मैंने एक्सेप्ट किया था। उसका मोबाइल नंबर आ रहा है, नाम नहीं आ रहा है, F9 करके कुछ है। कौन है बेटा? जल्दी बोलो, नहीं तो मैं रिमूव कर रहा हूं आपको। आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। हटा दिया। ये कई बार फेक बच्चे आ जाते हैं यहाँ पर बैठने, तो मैं इसीलिए पहचान, जिसके मुझे नाम की पहचान नहीं होती मैं उसे पूछता जरूर हूं। तो आई थिंक एडी करंट के बारे में आप लोग समझने लगे कि एडी करंट्स क्या होती हैं। अच्छा, जब यहाँ पर एक बात आती है कि एडी करंट्स को मेजर नहीं किया जाता, तो हमें पता कैसे चलता है कि सच में कोई करंट बन रही है? तो जवाब है एडी करंट के कारण पैदा होने वाली हीट से। भाई एक बात बताओ, आपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, वेयर देयर इज करंट देयर इज हीट। करंट के पास होने से हीट क्यों बनती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम से टकराते हैं, और इलेक्ट्रॉन एटम से टकराते हैं तो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देते हैं और हीट एनर्जी पैदा कर देते हैं। ये सीधा सा फंडा है। तो यहां पर भी मेटल, सॉलिड मेटल के अंदर भी जब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो क्या वो इलेक्ट्रॉन एटम से टकराएंगे नहीं? अंदर भी तो एटम्स है, और जब अंदर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन एटम से टकराएंगे तो हीट भी बनाएंगे, और जब वो हीट भी बनाएंगे तो वो हीट इसमें से बाहर निकलेगी। ये इंडक्शन के कारण पैदा हुई हीट है। मेरे बेटा 2 फिनोमेना होते हैं, कंडक्शन और इंडक्शन। जहां चीजों का संपर्क करने के बाद कोई काम हो वो कंडक्शन, और चीजों को टच किए बगैर काम हो जाए तो इंडक्शन। यहां मैग्नेट आई टकराई नहीं, मैग्नेट के आने से फ्लक्स चेंज हुआ जिससे करंट बनी, यानी इनमें टच होने की जरूरत नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ, इसीलिए ये है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ इसलिए है इलेक्ट्रो। मैग्नेट के मोशन के कारण हुआ, या कह दो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण हुआ, तो इसलिए कहते हैं मैग्नेटिक। और बिना टच हुए हुआ, चाहे कॉइल का केस हो या ये वाला केस हो, बिना टच हुए हुआ, मैग्नेट का कॉइल से कोई कांटेक्ट नहीं था, या मैग्नेट का सॉलिड मेटल से कोई कांटेक्ट नहीं था, तो ये फिनोमेना कहलाया इंडक्शन। तो इनका नाम टोटल हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कराना मैग्नेटिक फील्ड्स को बदल के, या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके, वो भी बिना छुए। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था ना, कंडक्शन और इंडक्शन। जब दो चीजें टच हो जाती है तो कंडक्शन का फिनोमेना, और बिना टच हुए जो काम हो जाए वो इंडक्शन का फिनोमेना। एक बदमाश कॉलोनी में आया, उसे देखते के देखते ही सारे के सारे भाग गए, ये बिना छुए काम हो गया, ये है इंडक्शन।
बदमाश आया, लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे, उसने जाके रैपट खींचा कस के और वो आदमी भाग गया, ये है कंडक्शन, टच होने का। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, अब एडी करंट पता चल गई क्या होती है, नापा नहीं जा सकता, इनसे हीट पैदा होती है, और जिस कारण से ये पैदा होंगी, क्रिएट होंगी, उसका अपोज करेंगी। यदि नॉर्थ के पास आने से क्रिएट हो रही है तो खुद किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। यदि ये नॉर्थ पास आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज घूमेंगे और किसी में नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेंगे तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी, और एंटी क्लॉकवाइज करंट ही नॉर्थ पोल क्रिएट करती है। ये मैं आपको मैग्नेटिज्म चैप्टर में काफी बार बता चुका हूं। तो ये नॉर्थ पास आएगा तो ये भी नॉर्थ पोल बन जाएगा, नॉर्थ पास आएगा तो ये नॉर्थ बन के उसे पास आने से रोक देगा। उसके पास आने के कारण फ्लक्स चेंज हुआ, इसने पास ही आने से रोक दिया। इसी तरह से यदि नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे, क्योंकि नॉर्थ दूर जाने से फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ये नॉर्थ को दूर भी नहीं जाने देगा। नॉर्थ यदि दूर जा रहा है तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। यदि एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो क्लॉकवाइज करंट्स पैदा होंगी, और क्लॉकवाइज करंट पैदा होंगी तो ये साउथ पोल बन जाएगा। अब यदि ये साउथ पोल बन जाएगा तो नॉर्थ पोल को दूर जाने से रोक लेगा। मतलब समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं कि एडी करंट्स के यूजेस कहां कहां है। तो मैं आपको बताता हूं एडी करंट्स के यूजेस कहां कहां है, ध्यान से सुनिए। कुछ यूज मैं अभी बता रहा हूं और कुछ यूज मैंने वीडियो में बता रखे हैं, तो वीडियो भी बता ही दिया मैंने कि भेजूंगा। तो मेरे बेटा पहला यूज इजी से टफ की तरफ करते हैं। पहले क्वेश्चन आता है एडी करंट कितनी हीट पैदा कर सकती है। तो सुन लो, इतनी हीट पैदा कर सकती है कि मेटल पिघल जाए, मेटल को मेल्ट भी कर सकती है, और इसीलिए इसका यूज होता है फर्नेस में। जो फर्नेस होती है भट्टियां, आजकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फर्नेस भी आती है, उसमें क्या करते हैं। अच्छा, एक चीज बता रहा हूं मैं, एडी करंट क्या सब में पैदा होंगी, तो जवाब है नहीं। एक बात बता, क्या बैटरी किसी भी चीज में लगाओ करंट पैदा हो जाती है? नहीं। बैटरी को यदि आयरन से लगाओगे तो आयरन में फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो चलने लगेंगे, और वो चलने लगेंगे तो करंट पैदा हो जाएंगी। लेकिन यदि बैटरी को वुड से, लकड़ी से जोड़ोगे तो लकड़ी में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो नहीं चलेंगे तो करंट पैदा नहीं होगी। एडी करंट बनती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे उसमें एडी करंट ही नहीं बनेगी, और एडी करंट नहीं बनेगी तो हीट नहीं बनेगी। तो वो क्या करते हैं, फर्नेस में एक नॉन कंडक्टर के अंदर मेटल रख देते हैं। नॉन कंडक्टर चाहे पोर्सिलिन है या कोई भी ऐसा मटेरियल जो कंडक्टिंग ना हो, उसमें मेटल रख देंगे। फिर यहां फ्लक्स चेंज करेंगे। फ्लक्स चेंज किसी भी तरीके से किया जा सकता है, मैग्नेट को पास लाने से भी किया जा सकता है। मैग्नेट पास ले आओ, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। या फिर इसके नजदीक एक कॉइल लगा करके उसमें एसी करंट पास कर दो। एसी करंट क्या होती है, हमेशा फ्लक्स चेंज करती है, क्योंकि एसी करंट एक बार क्लॉकवाइज घूमेगी, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, एक बार क्लॉकवाइज घूमेगी, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। जब एसी करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो वो नॉर्थ पोल बन जाएगी और उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर निकलेगा। फिर क्लॉकवाइज घूमेगी तो साउथ पोल बन जाएगा, फ्लक्स अंदर जाएगा। तो यदि इसमें एसी करंट है, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो फ्लक्स कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर। तो एसी करंट पास कर देते हैं तो इसमें से फ्लक्स कभी बाहर निकलता है, कभी अंदर जाता है, कभी बाहर निकलता है, कभी अंदर जाता है। तो यहाँ फ्लक्स चेंज होने लगता है। तमाम तरीके हैं फ्लक्स चेंज करने के। तो फ्लक्स चेंज होने से जो ये मेटल है उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसमें एडी करंट्स बनने लगती हैं, और जब उसमें एडी करंट्स बनने लगती है तो वो गर्म होने लगता है। कितना गर्म होता है, तो जवाब है इतना गर्म कि वो थोड़ी देर में मेल्ट हो जाता है।
जबकि पोर्सिलेन या जो भी बाहर इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टर है, उसे छुओगे तो ठंडा पड़ा रहेगा, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे, एडी करंट नहीं बनी, और जब एडी करंट नहीं बनी तो वो ठंडा का ठंडा ही है। इसके लिए फ्लक्स लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में चेंज करना पड़ता है, बहुत सारी कॉइल्स लगाते हैं और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स की, जिससे फ्लक्स तेजी से चेंज हो। तो पहला यूज है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फर्नेस में। दूसरा, आपके घर में इंडक्शन पे खाना बनता है, बहुत घरों में बनता है बेटा, आज सब जानते हैं। इंडक्शन प्लेट आती है, उसके बर्तन भी अलग आते हैं इंडक्शन वाले। तो इंडक्शन पर जो खाना बनता है वो भी इसी सिद्धांत पर काम होता है, वहां भी एडी करंट्स होती है। एक ग्लास की प्लेट सी तो होती है वो, उसके नीचे कॉइल लगी रहती हैं जिनमें एसी करंट पास करके फ्लक्स चेंज किया जाता है, फ्लक्स चेंज किया जाता है। अलग अलग डिजाइन में आती है, बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूं। अब जब तुम इसके ऊपर खाने का बर्तन रखते हो जिसका मोटा बेस होता है, मोटा बेस, इंडक्शन के बर्तनों का हमेशा मोटा बेस मिलेगा, जिससे उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में हो। अब जब ये फ्लक्स चेंज होगा तो इंडक्शन का जो बेस है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो भैया एडी करंट बनेगी, एडी करंट बनेगी तो हीट बनेगी, और हीट बनेगी तो खाना बनना शुरू हो जाएगा। सिंपल सा फंडा। और पता है गैस से जल्दी खाना बनता है इसमें, लेकिन यहां पर कॉइल से फ्लक्स बस इतना चेंज करा जाता है, इतना चेंज करा जाता है कि मेटल ना पिघल जाए, इतनी एडी करंट ना बन जाए कि बर्तन के जो बॉटम है, तली है, पैंदी है, वो पिघल के बह गई कि क्या हुआ, खाना बनाने आए थे कुकर पिघल गया। तो वो सोच समझ के लगाते हैं कि कौन सी कॉइल लगानी सही रहेगी, उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स होने चाहिए, करंट कितनी पास करी जाए, कितनी फ्रीक्वेंसी वगैरह वगैरह वगैरह। वो डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, बेसिक समझना है। आगे यहां तक। इसके बाद तो कुकर में काम होता है। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती हैं, बिजली की ट्रेन्स, उनके नीचे ब्रेकिंग कैसे लगाई जाए? बेटा ब्रेकिंग दो तरह से ब्रेक लगते थे। एक तो ब्रेक होता था रबर वाला ब्रेक, जिसमें घूमता हुआ टायर है, यहां पर ब्रेक पैडल है, ब्रेक पैडल है, और जब हमें ब्रेक लगाना होता है तो हम इसे ब्रेक पैडल को खींच देते हैं किसी मैकेनिज्म से, और ये ब्रेक शू आकर के टायर से चिपक जाता है और उसके साथ फ्रिक्शन के कारण उसे रोकने लगता है। ये साधारण सा प्रिंसिपल है। टायर घूम रहा है, व्हील घूम रहा है, रिम घूम रहा है, ये ब्रेक शू है, ब्रेक शू को खींच दिया मैकेनिज्म से, जिससे वो घूमते हुए रिम से टकरा गया, और घूमते हुए रिम से टकरा गया, थोड़ी देर रगड़ा, फिर रुक गया। ये हल्के फुल्के व्हीकल पे तो सही है, हल्का फुल्का साइकिल हो गई, चल स्कूटर तक हो गया, थोड़ा बहुत और भारी। लेकिन जो ये बड़ी बड़ी ट्रेन्स होती हैं, 30 डिब्बे, 40 डिब्बे, 50 डिब्बे, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स वाली, उनको कैसे रोका जाए? भैया यदि उनको रोकने के लिए हम मैनुअल ब्रेकिंग सिस्टम यूज करेंगे तो पगला जाएंगे। तो आजकल यूज होता है वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक में क्या करा जाता है, आप ध्यान से सुनिए। ये याद रखना, एडी करंट जिस कारण से क्रिएट होती है उसका अपोज करती है। ये ट्रेन है और ये रेल की पटरी है, ट्रैक है जो कि मेटल है, ट्रेन भागी जा रही है, व्हील्स घूम रहे हैं, डन। अब क्या करेंगे वो, इसके नीचे बहुत सारी कॉइल्स लगा देते हैं जिनमें एसी करंट पास करी जाती है। एसी करंट पास करने से कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज होने लगता है, कभी करंट क्लॉकवाइज घूमती है, कभी एंटी क्लॉकवाइज। तो उसमें से कभी फ्लक्स बाहर निकलता है, कभी अंदर जाता है, कभी बाहर निकलता है, कभी अंदर जाता है। तो जो रेल की पटरियां है ना, रेलवे ट्रैक, वो तो मेटल है, गुड कंडक्टर, उसमें फ्लक्स चेंज होता है, और जब उसके अंदर फ्लक्स चेंज होता है तो उस ट्रैक में एडी करंट्स पैदा हो जाती है।
और एडी करंट्स क्या करती हैं? लेंज रूल के अकॉर्डिंग हमेशा अपोज करती हैं, विरोध करती हैं, और वो इस ट्रेन को रोक देती हैं, ऑलमोस्ट मतलब बहुत ही जल्दी रोक देती हैं। ब्रेकिंग सिस्टम इसमें जितना भी फास्ट करना हो, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब ज्यादा तेजी से फ्लक्स चेंज कर दो तो ब्रेक जल्दी लग जाएगा, लेकिन हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो जानबूझ करके बहुत ज्यादा हाई ब्रेक नहीं लगाते। अब तुम ये बताओ, तुम्हारी कार जा रही है 200 की स्पीड पे है, मैं धैर्य से ब्रेक लगा दूं और कार वहीं रुक जाए, सारे आदमी शीशा तोड़ के बाहर निकल लेंगे इनर्शिया से। अब ट्रेन में भी वही वाली बात है, ट्रेन चलती जा रही है, अचानक से ब्रेक लग गया, वहीं रुक गई, तो जितने भी अंदर पैसेंजर है सारे अपनी सीट से आगे की 3 सीट आगे पहुंच जाएंगे, किसी की खोपड़ी खुल गई होगी, किसी की हड्डी टूट गई होगी, सारे बाहर निकल जाएंगे। ट्रेन तो बढ़िया थी, ब्रेक बढ़िया नहीं था। तो हमारे इंजीनियर सब चीजों का ध्यान रखते हैं कि भाई ब्रेकिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, कितनी दूर चल के ट्रेन रुके, क्या होना चाहिए, तो वो सबका कैलकुलेशन करके प्रॉपर करते हैं कि इतनी दूर चल के रुकना ही चाहिए, इतना तो कम से कम जाए आगे ब्रेक लगने के बाद। ये आ गया यहाँ पर, तो ब्रेकिंग सिस्टम में इसका यूज हो रहा है। यहाँ हमने किस चीज का फायदा उठाया? लेंज रूल का, कि एडी करंट हमेशा जिस करंट से पैदा होती है उसका अपोज करती है। इसके अलावा आप एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में बना सकते हो, साइंस के प्रोजेक्ट में, वो मैं आपको स्पेशली बता रहा हूं। साइंस के प्रोजेक्ट के लिए प्रैक्टिकल मात्र 30 से 40 रुपए में तैयार, थ्योरी बहुत आसान। प्रोजेक्ट जब भी बनाओगे ना बोर्ड एग्जाम के लिए, उसमें से पहले मेरे से एडवाइस ले लेना। कई बच्चे बाजार से खरीद के कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट लेकर के आ जाते हैं, उनका वाइवा तक तो उन्हें आता नहीं, दिमाग की दही हो जाती है जब एग्जामिनर पूछता है। प्रोजेक्ट होना चाहिए ऐसा जिसकी थ्योरी आपको पूरी पक्की पता हो, आसान हो, उस पे क्वेश्चंस कम बनते हो। अब मेरे बेटा आप ना एक मेटल की ट्यूब ले लो, मेटल की ट्यूब, और यदि ना मिले तो लोहे की पतली सी प्लेट लेकर के उसे मोड़ करके वेल्ड करवा लो, वैसे मेटल का पाइप मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, गुड कंडक्टर होना चाहिए। और एक पीवीसी का पाइप ले लो, पीवीसी का पाइप ले लो, पीवीसी वो जो प्लास्टिक वाला नहीं आता, नॉन कंडक्टर, ये कंडक्टर ये नॉन कंडक्टर। 2 मैग्नेट, एक जैसी मैग्नेट यहां पकड़ लो, यहां पकड़ लो और उन्हें छोड़ दो। छोड़ते ही क्या होगा, जो पीवीसी पाइप में से मैग्नेट जाएगी वो फड़क से नीचे निकल जाएगी, लेकिन ये वाली काफी देर बाद निकलेगी बहुत देर बाद निकलेगी, इसके आने के काफी देर बाद ये मैग्नेट दिखाई देगी, आएगी तो लेकिन धीरे धीरे। उसका कारण ये सॉलिड मेटल है, जब मान लो मैग्नेट का मान लो नॉर्थ पोल पास आ रहा है, पास आने से इसमें एडी करंट बनेंगी, नॉर्थ पास आ रहा है इसमें एडी करंट बनेगी। एडी करंट क्या करती हैं, जिस करंट से पैदा होती है उसका अपोज करती है। मैग्नेट के पास आने से एडी करंट बन रही है, मैग्नेट के मूव करने से एडी करंट बन रही है, तो ये मैग्नेट को मूव करने से रोकेंगी, और मैग्नेट को मूव करने से रोकेंगी तो ये स्लो हो जाएगा। कई बच्चे कहेंगे इतना स्लो हो जाएगा कि काफी देर बाद आएगा। भाई साहब, हजारों टन की रेलगाड़ी को रोक देता है ये फिनोमेना। जो फिनोमेना हजारों टन की गाड़ी को रोक सकता है, 10-20 ग्राम के सिक्के की क्या औकात है, बहुत स्लो कर देगा। और मैग्नेट स्लोली 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 आएगी, और जबकि इसमें मैग्नेट, इसमें तो कोई एडी करंट नहीं बनेगी क्योंकि पीवीसी का पाइप है, प्लास्टिक का पाइप है, रबर का पाइप ले लो, इसकी मैग्नेट तो ग्रेविटी के कारण भागी चली जाएगी, अब इसे ग्रेविटी तो खींचेगी लेकिन एडी करंट्स के कारण ये अपोज होगा, ये देर से आएगी। ये एक और एप्लीकेशन हो गया एडी करंट का, एक और यूज, एक और एप्लीकेशन है इसका, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। पुराने गैल्वेनोमीटर में क्या समस्या होती थी, जब शुरुआत में हमने गैल्वेनोमीटर बनाए, तुमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा हुआ है ना, जिसमें पावरफुल मैग्नेटिक पोल्स के बीच में पावरफुल मैग्नेटिक पोल्स के बीच में एक कॉइल लटकी रहती है, करंट पास करते हैं, कॉइल घूमती है, याद आ गया होगा वो, कोई बड़ी बात नहीं।
उसमें क्या होता था, जैसे ही आपने करंट पास करी, कॉइल घूम गई, करंट बंद करी, कॉइल वापस आई, लेकिन वापस आकर के मीन पोजीशन पे रुकने की बजाय आगे चली गई। जैसे पेंडुलम है सॉरी, एक पेंडुलम है, पेंडुलम जब तक रुका हुआ है, यदि मैं साइड में खींच के छोड़ दूं तो क्या वो मीन पे आके रुक जाता है? तो जवाब है नहीं, इनर्शिया से आगे चला जाता है। फिर वो बहुत देर तक ऑसिलेशन करता है। यही गैल्वेनोमीटर में होता था। गैल्वेनोमीटर में, पुराने गैल्वेनोमीटर में करंट पास करी, कॉइल घूम गई, करंट बंद करी, कॉइल घूम गई, आपने नाप लिया कितनी करंट है, कितना डिग्री घूमी, करंट बंद करी, वो नीडल कॉइल घूम के आई लेकिन मीन से आगे निकल गई, फिर वापस आई, आगे निकल गई, काफी देर तक ऑसिलेट करती रहती थी। यानी कि करंट पास करी, नीडल घूम गई, करंट बंद करी, नीडल वापस आके रुकने की बजाय काफी देर तक ऑसिलेशन चलते रहते थे। फिर बहुत देर बाद जाकर के वो जीरो पे रुकता था। तो कई बच्चे कहते हैं इससे परेशानी क्या है? परेशानी, मान लो मुझे 10 सर्किट रखे हुए हैं और 10 में करंट नापनी है। मैंने पहले सर्किट पे गैल्वेनोमीटर को टच किया, कॉइल घूम गई, मैंने उससे पता लगा लिया कितनी करंट है। अब मैंने सर्किट से इसे अलग किया, कॉइल तो अभी ऑसिलेट कर रही है, जब तक इसके ऑसिलेशन नहीं रुकेंगे दूसरे सर्किट की करंट नहीं नाप सकते। कॉइल ऑसिलेट कर रही है, जब तक ऑसिलेशन जीरो पे कोई नीडल नहीं आएगी तब तक कैसे नाप लोगे? अब थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद नीडल पूरी रुकी, अब दूसरे सर्किट से टच किया, करंट नाप ली, घूम गई कॉइल, सर्किट से हटा लिया, वो अब फिर ऑसिलेट कर रही है। ये तो बड़ा तामझाम का बात है, हर 15-20 मिनट बाद एक रीडिंग लोगे। यदि 10 रीडिंग लेनी है तो आपको तो 4-5 घंटे चाहिए। जो टीवी की दुकान पे मैकेनिक है उसे तो हर थोड़ी देर में करंट नापनी है, मल्टीमीटर लिए बैठा रहता है। तो ऐसे में ये गैल्वेनोमीटर की ड्रॉबैक थी। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल होती है। अब कॉइल में जब, अब हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कॉइल थी उसमें एक सॉलिड मेटल का पीस डाल दिया, सॉलिड मेटल का पीस डाल दिया। अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में पहले कॉइल घूमती थी, अब कॉइल के अंदर सॉलिड मेटल है, तो जब कॉइल ऑसिलेट करेगी तो अंदर का सॉलिड मेटल भी ऑसिलेट करेगा। ध्यान से सुनना, ये मैग्नेटिक लाइंस है, मेरी उंगलियां नहीं है, मैग्नेटिक लाइंस है, और यहां पर है कॉइल, कॉइल ऑसिलेट कर रही है, कॉइल के अंदर सॉलिड मेटल डाल दिया। अब सॉलिड मेटल ऑसिलेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ऑसिलेशन के कारण। तुम बताओ, इस समय 4 मैग्नेटिक लाइन पैन से जा रही हैं, अब 2 मैग्नेटिक लाइन जा रही हैं, फिर 3 मैग्नेटिक लाइन जा रही है, फिर 4 मैग्नेटिक लाइन पैन में से जा रही है, फिर अब 3 मैग्नेटिक लाइन जा रही है पैन में से, अब 2 मैग्नेटिक लाइन। यानी जब तक कॉइल ऑसिलेट करेगी उसमें कभी मैग्नेटिक लाइंस यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, कभी मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा। बस सॉलिड मेटल में फ्लक्स चेंज हो गया, और यदि सॉलिड मेटल में फ्लक्स चेंज हो गया तो एडी करंट बन गई। भाई ऑसिलेशन के कारण फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज होने से एडी करंट बन गई। और लेंज रूल के अकॉर्डिंग दीज करंट्स अपोज द कॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स। ये करंट हर उस चीज का अपोज करती हैं जिसके कारण खुद ये पैदा होती है। तो यहां ऑसिलेशन के कारण पैदा हुई है एडी करंट, और यदि ऑसिलेशन के कारण पैदा हुई तो ये ऑसिलेशंस का अपोज करती हैं। कितना अपोज? इतना अपोज कि ऑसिलेशन इंस्टेंटली डैम्प हो जाते हैं, तुरंत ही ऑसिलेशन खत्म। आजकल के गैल्वेनोमीटर में यही तो रीजन है, ऑसिलेशन होते ही नहीं। आप बाजार से गैल्वेनोमीटर लाओ, एक सर्किट में जोड़ो, नीडल घूम गई, सर्किट से हटाओ, नीडल आकर के रुक गई जीरो पे, तमीज में बिल्कुल राजा बेटा की तरह रुक गई ना। यही फायदा है इस तरह के गैल्वेनोमीटर, जो वो ऑसिलेशन होते थे
उन्हें कहा जाता था पुराने जमाने में बीट। और अब ऑसिलेशन इसने बंद कर दिए तो ये कहलाता है डेड बीट। आजकल के सारे गैल्वेनोमीटर डेड बीट गैल्वेनोमीटर है। डेड बीट गैल्वेनोमीटर का मतलब इनमें ऑसिलेशंस नहीं होते और अंदर से सॉलिड मेटल निकाल दो बस, जो कॉइल के अंदर है, सारे ऑसिलेशन होने लगेंगे सब, वो फिर वो बीट वाला बन जाएगा। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। किसी चीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजेस के कारण रोकना डैम्पिंग कहलाता है। ट्रेन को आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रोक दिया, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग है। ऑसिलेशंस को आपने रोक दिया, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग है। अब मेरे बेटा यहां पर एक चीज और पैदा होती है। ये तो अभी मैंने फायदे गिनवा दिए कि इसका यूज ब्रेक में होता है, इसका यूज यहां होता है, इसका यूज। मेरे बेटा इसके कारण ट्रांसफार्मर में एक बड़ी दिक्कत होने लगी। बोर्ड में 10 बार पूछा गया है, व्हाई डू वी यूज लैमिनेटेड कोर इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में लैमिनेटेड कोर क्यों होती है? देख, ट्रांसफार्मर में कोर लगाना तो जरूरी है। ये है प्राइमरी कॉइल, ध्यान से सुन रहे हो। ये है बेटा सेकेंडरी कॉइल। ये मैंने आपको म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़ा दिया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का वीडियो आ चुका है। कल की क्लास मिस मत कर देना, कल ईएमआई के न्यूमेरिकल्स होंगे सेट नंबर 1 के। ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी। प्राइमरी में एसी करंट पास करोगे, जब करंट पास करोगे प्राइमरी में तो ऊपर नॉर्थ बन गया, नीचे साउथ। नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस निकली, साउथ की तरफ गई। लेकिन मैंने कहा प्राइमरी में एसी करंट है। यदि प्राइमरी में एसी करंट है तो थोड़ी देर में करंट उल्टी हो जाएगी, यानी जहां नॉर्थ है वहां साउथ बन जाएगा, जहां साउथ है वहां नॉर्थ बन जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है तो यानी कि फ्लक्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। मतलब एक बार फ्लक्स इधर जाएगा, एक बार फ्लक्स इधर जाएगा, एक बार फ्लक्स इधर जाएगा, एक बार फ्लक्स इधर जाएगा सेकेंडरी कॉइल में। यानी सेकेंडरी में लगातार फ्लक्स चेंज हो रहा है। और यदि सेकेंडरी में लगातार फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी में ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। जहां भी फ्लक्स चेंज होता है ईएमएफ डेवलप होता है। और यदि सेकेंडरी में ईएमएफ डेवलप हो जाएगा तो मैं यदि इसे किसी चीज से जोड़ दूं तो उसमें करंट पैदा हो जाएगी। यही ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है। अब ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, स्टेप अप क्या होता है, स्टेप डाउन क्या होता है, सिंगल कोर क्यों लेते हैं, वो आएगा आगे फर्दर कमिंग वीडियोस में या लाइव में। आज मैं वो मुद्दा नहीं कर रहा। अब होता क्या था, प्राइमरी कॉइल में से जो फ्लक्स पैदा होता है वो सेकेंडरी के मतलब सेकेंडरी से कुछ बाहर भी निकल जाता था। प्राइमरी से निकलने वाला सारा फ्लक्स सेकेंडरी में नहीं जाता था। हमें मजबूरी में यहां सॉफ्ट आयरन कोर डालनी पड़ी, सेकेंडरी के अंदर आयरन कोर डाल दी। मैं आसान तरीके से फिगर बना रहा हूं। असली ट्रांसफार्मर जो होता है सॉफ्ट आयरन के ऊपर, प्राइमरी कॉइल भी उसी के ऊपर, सेकेंडरी भी उसी के ऊपर। लेकिन अभी बताने लगा तो कंफ्यूजन के सिवा कुछ भी नहीं होने का। अभी वो पढ़ो जो एडी करंट से जुड़ा हुआ है। तो प्राइमरी से निकलने वाला सारा फ्लक्स सेकेंडरी में नहीं जाता था, तो हमने सेकेंडरी के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दी जो कि फेरोमैग्नेटिक है। अब यदि आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा है तो याद करो, फेरोमैग्नेट्स वो होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटिक लाइंस को अट्रैक्ट करते हैं। अब क्या होता है, यदि सेकेंडरी कॉइल के अंदर आपने आयरन का पीस डाल दिया तो गौर से देखिए क्या होगा। प्राइमरी से निकला फ्लक्स सेकेंडरी में गया, जिस लाइन को बाहर जाना था वो भी अट्रैक्ट होके सेकेंडरी में गया, जिस लाइन को यहां जाना था वो भी अट्रैक्ट होके सेकेंडरी में गया। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक लाइंस को अट्रैक्ट कर लेता है और जिस लाइन को यहां जाना था वो भी अट्रैक्ट होके सेकेंडरी में गया। यानी कि सेकेंडरी के अंदर से ज्यादा फ्लक्स पास हो रहा है।
सेकेंडरी कॉइल में से ज्यादा फ्लक्स, और हम यही चाहते हैं। तो इसमें कॉइल के अंदर सॉफ्ट आयरन डाला जाता है। सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देता है, और मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देगा तो फ्लक्स ज्यादा आ जाएगा। फ्लक्स ज्यादा जाएगा तो ईएमएफ ज्यादा डेवलप होगा, इफिशिएंसी ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन ये फ्लक्स तो बार बार चेंज हो रहा है। सॉलिड मेटल में यदि बार बार फ्लक्स चेंज होगा तो सॉलिड मेटल में एडी करंट बनेंगी। एडी करंट बनेगी तो हीट बनेगी, और यदि हीट बनेगी तो ये पिघल भी सकता है, खराब भी हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या करें? कोई तो उपाय होना चाहिए ना। इसका उपाय तब मिला जब हम लोगों ने रिसर्च आगे करी कि एडी करंट्स की हीट को कम कैसे किया जाए। मेरे बेटा, ये मेरे पास एक सॉलिड मेटल ब्लॉक है। जरा ध्यान से देखना थ्योरी को। ये सॉलिड मेटल ब्लॉक है, एक जैसे है, तीनों एक जैसे हैं, एक ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई के। अब जो मैं बोलूंगा उसे गौर से सुनना। तीनों में एक ही जैसी मैग्नेट को पास लाया, और यदि एक ही जैसी मैग्नेट को पास लाया तो तीनों में सेम एडी करंट्स बनी। तीनों में सेम एडी करंट्स बनी। मान लो एडी करंट्स आई है और पूरे मटेरियल का रेजिस्टेंस आर है, तो इसमें हीट बनेगी आई स्क्वायर आर टी। आई पूरे सर्किट की एडी करंट्स, आर पूरे पाथ का रेजिस्टेंस, और टी तो टाइम है। अब मैंने इसमें क्या किया, साइज वही है, बस इसके मैंने दो टुकड़े कर दिए, कट लगा दिया, और बीच में एक का दूसरे से संपर्क तोड़ दिया। अब मैं कहता हूं सिर्फ इस वाले पीस में कितनी हीट बनेगी, तो जवाब है हीट बनेगी, करंट तो रह गई I/2। भाई जितना चार्ज इसमें था आधा चार्ज इसमें है, और यदि आधा चार्ज है तो आधा ही करंट बनेगी। आधा चार्ज है तो आधी करंट बनेगी, यानी I/2। भाई करंट क्या है, Q/T। यदि चार्ज जितने इसमें थे एक टुकड़े में आधे रह गए, अब यदि आधे रह गए चार्ज तो आधी करंट। इसके अलावा एक टुकड़े का रेजिस्टेंस भी आधा रह गया R/2। पूरे का रेजिस्टेंस R था तो आधे का रेजिस्टेंस R/2। ये बनेगी हीट एक टुकड़े में। अच्छा चल, मैं कहता हूं दोनों टुकड़ों में कितनी हीट बनेगी, डबल कर लो। लेकिन ये हीट सॉल्व करोगे तो आई स्क्वायर आर टी बाई 4 हो गई। एक सिंगल पीस में हीट बनी आई स्क्वायर आर टी, दो टुकड़े कर दिए तो आई स्क्वायर आर टी बाई 4। अब मैंने इसके 3 बराबर पीस कर दिए। जो समझदार है वो अभी पकड़ लेंगे 2 मिनट के अंदर। एक अकेले पीस में हीट कितनी बनी, करंट तो I/3, रेजिस्टेंस R/3, टी। एक तिहाई करंट, एक तिहाई रेजिस्टेंस। इसे ढंग से समझ लेना, बुक्स के अंदर इसमें बड़ा कम मटेरियल दिया रहता है, बहुत ही कम। मैंने पूरी डिटेल में बता दिया। ये है एक पीस में बनने वाली हीट, तो पूरे तीनों पीस में कितनी बनी, इंटू 3, यानी आई स्क्वायर आर टी बाई 9। देख मटेरियल जितना यहां था उतना यहां है, उतना यहां है, बस यहां 2 टुकड़े कर दिए, यहां 3 टुकड़े कर दिए, तो हीट 1/4 हो गई, अब 1/9 हो गई। यदि एक सॉलिड को 2 हिस्सों में काट दिया जाए तो हीट जो होती है वो 1/4 रह जाती है। 3 हिस्सों में काट दिया जाए तो हीट 1/9 हो जाती है, और n पीसेस में कट कर दो तो हीट 1/n² रह जाती है। अब इसके अंदर सॉलिड मेटल डालना भी जरूरी था जिससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़े। नहीं डालेंगे तो मैग्नेटिक लाइंस बाहर से भाग जाएंगी,
और हम चाहते हैं हीट भी कम बने, तो ये जो अंदर का सॉलिड मेटल है, सॉलिड मेटल, उसके पतले पतले स्लाइस काट देते हैं। जितने ज्यादा स्लाइस कर सकते हैं काट दो, फिर वो एक दूसरे से टच ना हो तो उन्हें लेमिनेट कर देते हैं। लेमिनेट कर दिया और फिर उन्हें एक साथ बांध देते हैं। अब एक पीस का दूसरे पीस से कोई संपर्क नहीं है। यदि आपने इन दोनों को टच कर दिया तो फिर तो ये एक ही की गिनती में आएंगे। यदि इधर का इलेक्ट्रॉन वहां जा सकता है, वहां का इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है, तो ये तो एक ही माना जाएगा। तो बीच में कोई इंसुलेटेड लेयर होनी चाहिए। वो हम प्लास्टिक की भी लगा सकते हैं या लेमिनेट कर सकते हैं, कुछ भी। तो ट्रांसफार्मर की कोर में आयरन का सिंगल पीस लेने की बजाय पतली पतली स्लाइस काट देते हैं, ब्रेड जैसी, लेमिनेट करते हैं, फिर जोड़ देते हैं और उसे यहां डाल देते हैं। अब डाल दिया तो अब हीट, यदि आपने 100 टुकड़े कर दिए तो हीट 1/100 स्क्वायर यानी 10,000 गुना कम हीट बनेगी। 10,000 टाइम्स लेस हीट बनेगी। तो ये मैंने बताया कि लैमिनेटेड कोर ट्रांसफार्मर में क्यों डाला जाता है। तो क्या क्या मैंने आज एडी करंट्स के बारे में A to Z सब बता दिया है। 12th हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, एडी करंट में इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। पूछने लायक सब बता दिया। बाकी एडी करंट मतलब फ्लक्स चेंज होने से सॉलिड मेटल में कितना ईएमएफ बनता है, -d∅dt, वही फॉर्मूला है जो कॉइल वाला है। करंट कितनी बनती है, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस यानी -d∅dt/R। बाकी सब फॉर्मूले वही लगेंगे जो आप साधारण केस में, कॉइल के केस में लगाते हो। लगता है सारा समझ में आ गया होगा। 10 मिनट अब वेट करो, ब्रेक ले लो आप लोग भी, मैं भी। 10 मिनट के बाद मैं आपको एक वीडियो चलती करता हूं। और यदि मन ना हो अभी आज एक और वीडियो देखने का तो मुझे पहले ही बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरबर्डन हो लेकर के भी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो अभी मुझे बता दो, यदि 2 बच्चों ने भी लिख दिया है सर और वीडियो मत भेजो, तो फिर आज मैं नहीं भेजूंगा। ग्रुप में मेरे को बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ, ग्रुप में आ रहा हूँ। बाय।